नमस्कार, मैं हूं ललित नारायण झा और आप देख रहे हैं MM24x7। कई बार होता क्या है कि हम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं और सीढ़ी चढ़ने के बाद, कामयाब होने के बाद हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, या यूँ कहें कि लगने लगता है कि सफलता आने के बाद अब हम उड़ सकते हैं। लेकिन समय का जो चक्र है, ये अपनी जो दिशा और दशा है वो अपने हिसाब से, अपनी मनमर्जी से वो तय करते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हम किस प्रकार से समय के आगोश में, उसके कॉकस में, उसके चक्र में घूमते चले जाते हैं। ये कहानी मेरे छोटे भाई की मैं कह सकता हूँ, मेरे अनुज की है। एक व्यक्ति जो 100 से अंदर जिनका रैंक आता है यूपीएससी में, 93वां जिनका रैंक आता है, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, समझ गए हैं। और रैंक लाने के बाद मन में एक खुशी थी कि आईएएस मिल जाएगा, अब हम आईएएस बन गए। ये सिर्फ प्रदीप जी की बात नहीं है, ये उनके लाखों प्रशंसक, करोड़ों लोग जो प्रदीप जी में अपना नैन नक्श देखते थे या देखते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अचानक से जो एक कट ऑफ आता है वो 92 पे होता है और फिर आईएएस ना मिलके वो आईआरएस में जाते हैं। आज मेरे अनुज प्रदीप कुमार सिंह हमारे साथ हैं और इस बार 2019 के जो परीक्षा परिणाम आए, 93 से 26 का छलांग लगा के जो एक विल पावर, जिस मजबूती से इन्होंने ये लड़ाई लड़ी है और जीत के दिखाया है, ये अपने आप में काबिले तारीफ़ है और ये पहला एक्सक्लूसिव भी है। प्रदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई पूरे मिथिला, पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपको। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, सफ़र काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अब लग रहा है कि ठीक है, जर्नी काफ़ी अच्छी थी और आगे भी शायद अच्छी हो तो आनंद आए। प्रदीप जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि मैंने जो कहा, जो मेरा इंट्रो था, मुख्य बातचीत का जो केंद्र बिंदु है वही होने वाला है। एक तरफ 93वां रैंक लाना और दूसरी बात एक सेंसेशन बन जाना। हमारे पास उस इंटरव्यू के बाद मैं सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में लोगों का कॉल आया कि मुझे प्रदीप जी का नंबर दीजिए, मुझे प्रदीप जी से गाइडेंस चाहिए। लेकिन वो प्रदीप जी जो सोच रहे हैं कि हम आईएएस बन रहे हैं और उनको आईआरएस मिल रहा है, तो एक मनस्थिति की बात मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोग टूट जाते हैं ऐसे में। तो मनस्थिति कैसा था? जी, परिस्थिति तो ऐसी ही थी कि कोई भी टूट जाए, पर मुझे लगता है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके मन में ये सपना होता है कि हमें आईएएस सर्विस चाहिए या जो भी उनकी मनपसंद सर्विस होती है, और वो मेहनत उसी सर्विस के लिए करते हैं। तो मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। बाकी ऐसे कई और एग्जांपल्स भी हैं जिन्होंने ऐसी ही रिपीट की है दोबारा, कम रैंक आने के बाद फिर थोड़ी अच्छी रैंक लाए हैं वो लोग। पर मनस्थिति ऐसी थी कि 93 आया तो कुछ दिन मैं खुश था, लेकिन फिर जैसे जैसे परिस्थितियाँ साफ़ होने लगी और स्थिति मुझे दिखी कि हो सकता है कि 92 या 93 पे आईएएस क्लोज़ हो, तो मैं तैयार था इस चीज़ के लिए। हालांकि अंदर अंदर ये द्वंद्व चल रहा था कि एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। मेरे भैया ने मुझे काफ़ी परसुएट किया कि तुम्हें दोबारा एग्ज़ाम देना चाहिए, प्रीलिम्स भी नज़दीक ही था। तो मनस्थिति ऐसी थी कि दें या ना दें, उसी उलझन में हम उलझे हुए थे। फिर डिसाइड किया कि देते हैं, देने पे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ना देने पे ये नुकसान होता कि अगर मुझे आईएएस नहीं मिलता तो फिर मुझे एक पूरा साल बर्बाद होता मेरा। तो मैंने प्रीलिम्स फिर दिया, साथ में फिर अलोकेशन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आया, तो मुझे टाइम मिला कि मैं मेंस की भी प्रिपरेशन करूं। और जब अलोकेशन आया तब मैं दुखी नहीं था कि मुझे आईआरएस मिला है, पर आपके मन में जो भाव होता है और जो उम्मीदें होती हैं वो जब पूरी ना हों तो थोड़ा दुख तो होता ही है। दुख इस बात का था कि जो सपना था वो नहीं पूरा हुआ, और खुशी इस बात थी कि हम सिविल सर्वेंट बन चुके हैं। और आईआरएस, फिर मैंने अपना दिमाग इस तरह से संतुलित किया कि आईआरएस में मैं कैसे सर्व कर सकता हूं, क्योंकि मेरा वर्तमान वही था। और फिर मैंने मेंस की तैयारी की और आगे फिर सब कुछ अच्छा होता चला गया और फाइनली ये परिणाम आया है। मनस्थिति मैं कहूँगा कि काफ़ी जो भी थी, जो भी हुआ पहले और जो भी अब हो रहा है, सब अच्छा ही है और आगे भी शायद अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत संतुलित जवाब था और बहुत मोटिवेशनल जवाब था। ये तो मनस्थिति की बात हुई। अब हम चुनौती की बात करते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि हम एक बार कम्पीट कर चुके हैं, हम सिविल सेवा में आ चुके हैं, आगे नहीं भी होगा तब भी एक टैग लग चुका है, हम रैंक होल्डर हैं,
हमने प्रूव किया है, हमने सत्यापित किया है। लेकिन जब हम दूसरी बार लड़ने के लिए जाते हैं, मुझे पता है कि मैं एक योद्धा हूँ, लेकिन ये चीज़ अपने हाथ में नहीं होता है कि फिर हम लड़के, हो सकता है वो रैंक डबल डिजिट से ट्रिपल में भी चला जाता, या फिर जो एक कसक मन में था या है या चल रहा है उसको दूर करना है। क्योंकि जो स्वप्न जो है, एक स्वप्न परियोजना या स्वप्न लक्ष्य जो कह सकते हैं, उसको पाना है। तो ये चुनौती के विषय में हम जानना चाहेंगे, चुनौती किस प्रकार का था? ये देखिए, पहले जो आपने जो इस प्रश्न की भूमिका बनाई वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि मेरा एक बार रैंक आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दूंगा। मैं बिल्कुल अपना पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बिल्कुल गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरा फिर से उससे अच्छा रैंक आ जाएगा या वैसा भी रैंक आ जाएगा। हो सकता है रैंक कम भी हो, और होता भी है, क्योंकि कंपटीशन है, हर साल कंपटीशन बढ़ता है। लोग अब इस साल जितना मेहनत किया है लोगों ने, अगले साल उससे ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, क्योंकि सबको रिजल्ट सुधारना है अपना। तो ये अंतर्द्वंद चल रहा था हमेशा से। क्योंकि जैसे मैं महाभारत का एक उदाहरण दूंगा कि कर्ण और अर्जुन का जो आखिरी के 2 दिनों का युद्ध हुआ है, तो जो पहले दिन का युद्ध था तो उसमें कर्ण ने सूर्यास्त के पहले लगभग अर्जुन को हरा दिया, तो उस दिन कर्ण ने बाजी मार ली। लेकिन अगले दिन जब युद्ध हुआ तो जैसे भी जिस भी परिस्थिति में कर्ण का वध हुआ, लेकिन विजेता अर्जुन ही घोषित हुए। तो एक दिन कोई और जीतता है और एक दिन कोई और जीतता है, क्योंकि शक्ति बराबर ही होती है लगभग। तो ये था हमेशा से मन में कि ना होगा तो क्या होगा, लेकिन ये सोच के अगर हम मेहनत करने से या उसमें कमी करें तो गलत है। रिजल्ट का नहीं सोचना चाहिए, प्रोसेस का सोचना चाहिए कि आउटकम तो जो आएगा वो आएगा ही, लेकिन अगर मेहनत करने में कोताही करें, अगर हम सोचने लग जाएं कि रिजल्ट क्या होगा या नहीं होगा, तो फिर उसमें हम समय भी गंवाएंगे और मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। तो मेहनत करते रहिए, आपको मालूम है कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य आपके ध्यान में रखिए, पर ये मत ध्यान में रखिए कि लक्ष्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस लक्ष्य को ध्यान में रखिए और फिर मेहनत कीजिए, और आपकी मेहनत में कमी नहीं है तो लक्ष्य तो हासिल होगा ही मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया आपने संवाद स्थापित किया है। इसके बाद द्वंद्व की बात उठी थी, मतलब अंतिम 2 दिन की लड़ाई। आपने भी एक लड़ाई लड़ी है, चाहे रैंक रैंक ला के फिर दोबारा स्वयं को स्थापित करना। ये पहले हम लोग मनस्थिति क्या रह रही थी, क्या था क्या नहीं था, इस पे हम लोग बात किए, फिर चुनौती पे बात की। ये तो अंतर्मन की बात हो गई। अब हम बाहर की ओर चल रहे हैं। जब लोगों को लगा कि प्रदीप आईएएस बन गए, और सडनली 2-3-4 महीना में ऐसा होता है कि परिदृश्य जो है वो साफ़ होती है, उसके बाद चीज़ें निकल के आती हैं और लोगों को लगता है कि अब ये आईएएस नहीं, अब इन आईआरएस जो है इनको मिल रहा है। तो उनके व्यवहार में, उनके बिहेवियरल जो चेंज है वो आने शुरू हो जाते हैं। या फिर ऐसा कुछ हुआ था जो जिससे आप रूबरू हुए, ऐसा कुछ? स्वाभाविक है, होता है, और ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो आपका शुभचिंतक है, आप बुरी परिस्थिति में हो या अच्छी परिस्थिति में हो, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे या आपको वैसी परिस्थिति में कभी निराश नहीं करेंगे। वो वैसी परिस्थिति में और मजबूती से आपका साथ देंगे। और जो आपके शुभचिंतक नहीं है, वो चाहे आप कैसी भी असफलता हासिल कर ले या कितनी भी बड़ी असफलता हो, मैं खैर 93 पर आईआरएस मिलने को असफलता तो नहीं मानता, लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो वो आपका साथ नहीं देंगे जिनको नहीं देना है, और जिनको साथ देना है वो हमेशा साथ देंगे ही। काफ़ी लोग ऐसे थे, दोस्त थे, जो जिनका थोड़ा बदलाव तो होता ही है खैर बिहेवियर में, पर मैं उसे गलत नहीं मानता, और आज भी वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं और पहले से भी अच्छे मित्र हैं। तो उसमें मुझे चिंता कुछ नहीं थी, मुझे तो अपने आप से लड़ना था, क्योंकि रैंक ना उनकी आई थी और ना किसी और की आई थी। मुझे अपने आप से ही लड़ना था, और मैं दूसरों को देख के क्यों निराश हूँ, जबकि ये मानवों का व्यवहार रहा है शुरू से। और मैं ये नहीं मानता कि मेरे अंदर नहीं, हो सकता है कि मैंने भी कभी ऐसा बिहेव किया हो किसी के साथ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है और इसका मैं ज़्यादा कोई चिंता लेता नहीं हूँ। बिल्कुल, मतलब वही है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा के वंशज हो तुम, फेंक जहाँ तक भाला जाए। मतलब ये युद्ध जो है ये स्वयं से स्वयं की युद्ध थी। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते थे। एक छोटा सा मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। जब हम लोग पिछली बार बातचीत किए थे तो मैंने प्यार से प्रदीप जी को तुम कह दिया था। बहुत लोगों को बुरा लगा था कि आप तुम कैसे कह सकते हैं। मैंने जब आज भी इंट्रो दिया तो मैं अपना अनुज कहा है, अपना भाई कहा है, और इन्होंने भी भैया कह के संबोधित किया है। तो आप पद पे जाते हैं, ठीक है, पद पे जाते हैं, लेकिन जो आपका व्यक्तित्व होता है, जो माटी से जुड़ाव होता है, वो पद के साथ वो चीज़ बदल नहीं जाता। ये आप लोगों को भी कम से कम ध्यान देना चाहिए
कि जो दुलार है, जो बड़े भाई का दुलार है, जो माता पिता का दुलार है, वो कृष्ण और सुदामा को मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा कि कृष्ण जब द्वारकाधीश हो गए तो सुदामा हिचकिचा रहे थे, हम कैसे जाएं उनके पास, द्वारकाधीश के पास, और वही एक मैली सी गठरी थी, उसमें वो इतना सा चना था, और वहाँ जाते हैं और बड़े चाव से वो खाते हैं। उससे पहले दौड़े दौड़े आते हैं और सुदामा को ले जाते हैं उठा के। तो ये चीज़ कम से कम आप लोगों को प्रदीप सिंह से या प्रदीप जी से सीखना चाहिए कि आपके व्यक्तित्व जो है कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन जो जुड़ाव है, जो जड़ है, उससे कहीं हम लोग निकल के बाहर ना चले जाएं, ताकि हम अपने आप को खो दें। चूँकि लालन पालन आपका मध्य प्रदेश में हुआ है, आप वहाँ से हैं या फिर स्थायी जो अभी निवासी हैं आप वहाँ के हो गए, लेकिन बिहार जो आपकी जननी है या जहाँ से वंशावली का जुड़ाव है, वहाँ की चीज़ों को अभी हम दोनों मिथिला पेंटिंग जो हमारी जो धरोहर है उसको अभी हम लोग जी रहे हैं। अभी जी के पूरे देश में इसकी बहुत चर्चा हो रही है, चाहे वो आनंद महिंद्रा हो, हमारे प्रधानमंत्री हों, या फिर स्वयं अभी हम दोनों हों। हमारे मधुबनी के पूर्व जिलाधिकारी जो अभी वर्तमान में मोतिहारी के जिलाधिकारी हैं, शीर्षद कपिल अशोक, उन्होंने बहुत काम किया है इस पर। फिर अभी वर्तमान जो जिलाधिकारी हमारे हैं नीलेश रामचंद्र देवड़े, वो इस पर बहुत काम कर रहे हैं। तो फिर अपने फोक, अपनी संस्कृति, पिछली बार भी हम बात किए थे, कैसे देखते हैं, कितना जीते हैं बिहार को आप? मेरे पूरे पूर्वज तो वहीं के हैं, तो बिहार तो अंदर जीवित है ही, पूरी संस्कृति जीवित है, रहन सहन का तरीका वही है। भले हम मध्य प्रदेश में सेटल्ड हो गए हों, लेकिन रहन सहन का तरीका वही है। बातचीत भी हम लोग भोजपुरी में ही करते हैं घर में। छठ पूजा जो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, वो बिल्कुल एक भी साल ऐसा नहीं जाता जब हम ना मनाएं, और अधूरा सा लगता है अगर कभी ऐसा हुआ भी तो। और खान पान का तरीका हो, रहन सहन का, जो भी आप बोल लीजिए, तो वो पूरा बिहार हमारे परिवार में जीवित है। और मैं बिहार को ऐसे देखता हूँ कि वहाँ की जो संस्कृति है और जो वहाँ का इतिहास है वो बहुत प्रेरणादायक है, और मैं चाहूँगा कि आगे का भी उनका इतिहास और जो लिखा जाए वो और प्रेरणादायक हो। प्रदीप जी, साहित्यिक पक्ष में थोड़ा सा इस पर बातचीत करता हूँ। मतलब अभी जो नए लोग आ रहे हैं, जिनकी एस्पिरेशंस है, जो आपके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, उनमें या फिर आप में जो साहित्यिक गतिविधि है, ये कितना प्रेरित करता है? जब हम किसी बड़े मकाम को हासिल करने के लिए जाते हैं तो अंदर का जो साहित्य होता है, कि कोई सिमरिया से दिनकर आते हैं और पूरे दुनिया पे छा जाते हैं, तो साहित्य कितना ज़रूरी है हमारे जीवन, मतलब दिनचर्या के लिए? साहित्य ऐसी चीज़ है जो आपके व्यक्तित्व को बांध के रखती है। यह कह लीजिए कि आप अगर कभी उदास है तो साहित्य कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा देगी। अगर आप कविता के प्रशंसक है तो कहीं ना कहीं कविता आपको ऐसा आपके अंदर वो भाव पैदा करेगी, आपको निराश नहीं होने देगी। आप कभी उदास हैं तो आप खुद भी अपनी अभिव्यक्ति उसमें कर सकते हैं, अपने साहित्य के जिस भी फॉर्म में आप करना चाहें। और दिनकर जी तो खैर राष्ट्र कवि थे, तो उनके बारे में मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। साहित्य ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा आपका मार्ग प्रशस्त करेगी, आपको इतिहास के उदाहरण देगी, आपको भविष्य चलने का तरीका बताएगी, और आपको कभी जब भी आप उदास होंगे तो निराश नहीं होने देगी। चूँकि मतलब एक शब्द होता है घोर आशावादी और घोर निराशावादी भी, दोनों मतलब टर्म में ये शब्द होता है। लेकिन आपके अंदर आप इतने आशावादी व्यक्तित्व हैं, जो कूट के जो ये चीज़ आप में है। जब आईएएस नहीं मिलता है, आईआरएस में जाते हैं, तो क्या आपको कहीं से मन में ये हीन भावना या इस तरह की कोई बातें लगी कि नहीं, हम आईआरएस में आ गए तो फिर इस तरह की नहीं, हम इसको 100% नहीं दे पाएंगे, एंड ऑफ द डे हम सेवा तो देश के लिए ही करते हैं? तो वो मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि वो कैसा फीलिंग था, कि हालांकि इस बीच में बहुत सारे आपके इमेजेस आए, बहुत फ़ोटोज़, बहुत एग्रेसिवली पॉजिटिवली आपने उस चीज़ को रखा, तो वो कैसा समय था? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि मुझे आईआरएस मिलने पर दुख बिल्कुल नहीं था। दुख मतलब कि मुझे आईआरएस मिल गया या कोई इन्फीरियर सर्विस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी या फिर कभी यूपीएससी का सोचा था, तो मैंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का सोचा था। और तब मैं ये नहीं जानता था कि और भी सर्विसेज होती हैं, 24 सर्विसेज हैं। और मैं आज भी मानता हूँ कि कोई सर्विस किसी भी सर्विस से कम नहीं है, और उस सर्विस का कोई ना कोई मायना है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, तभी उस सर्विस को उस लिस्ट में रखा गया है, और उसके लिए सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम हो रही है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल तैयार भी था इवन, क्योंकि जैसा पहले हमारी बात हुई
कि इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आपका। तो मेरे मन में हमेशा से ये क्लियर था कि अगर आईएएस नहीं मिला, इस अटेम्प्ट में भी नहीं मिला, तो फिर मैं अल्टीमेटली आईआरएस में अपना सर्विस करता। और बात ये है कि अगर आप सर्विस करेंगे और आपके मन में हीन भावना रहेगी कि हम ये सर्विस अच्छी नहीं है और ये सर्विस उस सर्विस से बेकार है, तो आप उस सर्विस में अपना कभी बेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने अपने मन को पूरा तैयार कर लिया था कि अगर आईएएस नहीं मिला और आईआरएस में ही रहना पड़ा, तो बिल्कुल मैं अपने पूरी दमखम से, पूरी शक्ति से इस सर्विस में सेवा दूंगा। और काफ़ी अच्छा स्कोप है इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सर्व करने का, क्योंकि अल्टीमेटली कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी बोला गया है कि कोशा मूलो दंडा, तो रेवेन्यू इज़ द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर रेवेन्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट है तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का इंपॉर्टेंस उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बस मेरा सपना आईएएस था, इसीलिए मैंने इसकी तैयारी की और दोबारा अटेम्प्ट दिया, पर मैं दुखी किसी भी प्रकार से नहीं था। जी, बहुत बढ़िया। पहले भी कहा था और फिर अभी उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि बहुत युवा जो हैं उनका कॉल आता है कि मुझे प्रदीप जी का नंबर दीजिए, मुझे उनसे गाइड चाहिए। तो प्रिपरेशन करने के लिए कुछ, चूँकि आप बहुत प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को बोले हैं, तो मैं चाहूँगा कि ऑनलाइन कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बताया जाए ताकि जो लोग हैं वो जो बच्चे हैं वो उसका लाभ उठा सकें। मैंने पहले भी, पिछले साल भी जब सिलेक्शन के बाद काफ़ी वीडियोस में तरह तरह के स्ट्रेटजी टैक्टिक्स बताई है कि उन चीज़ों का फॉलो कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं, क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए और प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट को कैसे अलग अलग देखना चाहिए। तो लेकिन अगर मैं कोई एडवाइस देना चाहूँ तो वो तो मैं यही दूंगा कि इसमें इस यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है तो सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माइंड सेट, कि उस चीज़ को करने का आपका माइंड सेट कैसा है। अगर आप सोच के बैठे हैं कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगी तो वो कभी क्लियर नहीं होगी, आप कैसा भी पढ़ लें। और अगर आप सोच के बैठे हैं कि एग्ज़ाम क्लियर होगी तो बीच में कितनी भी चुनौतियाँ आएँ आप उसको पार कर जाएंगे। इसमें ज़रूरत होती है मेहनत की, लेकिन मेहनत के साथ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास नहीं है मुझे कि मेरी मेहनत का कुछ फल निकलेगा भी, तो उस मेहनत का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि मेहनत का फल कब मिलेगा? जब आपको खुद को आत्मविश्वास होगा और आप दुगनी ऊर्जा से आप उस चीज़ को करोगे। तो मेहनत, आत्मविश्वास, माइंड सेट सब पॉजिटिव होना चाहिए बिल्कुल। और एग्ज़ाम में अपीयर होने का यही फंडा है कि मेहनत पूरी करो, फल के बारे में मत सोचो, जो प्रोसेस आप जी रहे हो उसको अच्छे से जियो और कॉन्फिडेंट रहो। और फिर काम और कंपोज तो रहना ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के उसमें हड़बड़ी में हम कई गलतियाँ कर देते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। डिसीजंस अच्छे लें, स्ट्रेटजी अच्छी बनाएं, लेकिन कॉन्फिडेंट रहें कि आप जो करेंगे उसका फल मिलेगा आपको। देखिए, जब आप रोल मॉडल बन जाते हैं, जब आप मार्गदर्शक की श्रेणी में आते हैं, लोग पथ प्रदर्शक आपको मानने लगते हैं, और सोशल मीडिया के ज़माने में जब हर सेकंड ब्रेकिंग, पहले हम लोग एक अखबार के लिए 24 घंटे इंतज़ार करते थे, आज 24 घंटे में 24 लाख ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के चला जाता है। उस परिस्थिति में बहुत सारी चुनौती या चुनौतियों का सामना हमें दैनिक जो है वो दैनिक दिनचर्या में हम लोगों को करना पड़ता है। बहुत लोगों की आकांक्षाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, लोग चाहते हैं कि आप उनसे मिलें, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला जो है वो किस परिस्थिति में है, किस परिस्थिति में नहीं है। तो बीइंग अ सिविल सर्वेंट जो है, इस चुनौती को किस प्रकार से आप देखते हैं? आशाएं होती हैं लोगों को, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उन आशाओं पे खरा उतरूं। क्योंकि लास्ट ईयर भी जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद कई लोगों के मैसेजेस अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आते थे कि हमें ये बताइए, हमारा ये डाउट है, हमें इस बारे में संशय है, और अगर आप हमारे डाउट दूर कर दें या इसका रिप्लाई कर दें। तो मैं कोशिश करता हूं जब भी मुझे समय मिले कि मैं उन लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकूं, या अलग अलग वीडियोस में, जैसे आज भी ये प्रश्न है तो मेरे ख्याल से इन काफ़ी सारे प्रश्नों से काफ़ी लोगों की दुविधाएं कुछ दूर होंगी जो तैयारी कर रहे हैं। और जब सेवा में जाने का मौका मिलेगा और जब फील्ड पे हमारी पोस्टिंग होगी तब भी ऐसी चुनौतियां आएंगी ही, क्योंकि तब, और वास्तविक चुनौती वही है और वास्तविक अवसर भी वही है कि जितनी लोगों की जो आवश्यकताएँ हैं और जो एक सिविल सर्वेंट को करना चाहिए, वो उन पे अगर मैं खरा उतर सकूं तो ही मैं इस सफलता को सही मानूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा ज़रूर कि जो भी लोगों की आशाएं मुझसे हैं, जो सकारात्मक आशाएं हैं, नकारात्मक आशाएं भी होती हैं, तो जो आशाएं मुझसे हैं जो मुझे पूरी करनी चाहिए वो पूरी करने की कोशिश करूंगा। अंतिम सवाल, चूँकि आप एक ओजपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं, और उन लोगों के लिए जो खास करके रिमोट से अपने यहाँ गांव देहात से बच्चे आते हैं,
बहुत सारी दुविधाएं उनके मन में होती हैं, बहुत चैलेंजेस होते हैं। फाइनेंशियल चैलेंज सबसे बहुत ये एक यक्ष प्रश्न बन के सामने खड़ा होता है हम लोगों के। तो उन लोगों को, उन युवाओं को किस तरह से आप पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा देना चाहते हैं कि ठीक है, चुनौतियाँ आनी है, आए, बाधाएं आती है, आए, ये वाजपेयी जी की एक पंक्ति है। तो किस प्रकार से जो है उनको आप किस तरह से गाइड करना चाहेंगे? खासकर तो मैं सिविल सर्विसेज के ही परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूँगा, क्योंकि गांव देहात के लड़के काफ़ी तैयारी करते हैं इसकी और क्लियर भी करते हैं, क्लियर होता है एग्ज़ाम, किसी भी आप पृष्ठभूमि से आते हों। तो उनके लिए मेरा यही संदेश है, यही मैसेज है कि आप कभी अपने आप को इन्फीरियर फील ना करें, क्योंकि जब आप रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आएंगे या फिर अगर आप घर पे भी रह के प्रिपरेशन करेंगे तो ये भाव कहीं ना कहीं आ जाता है कि रिसोर्सेज की कमी है, फाइनेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारा जो बैकग्राउंड है, या फिर बाकी लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं हमें नहीं मिल रही हैं, और पढ़ाई हमारी अच्छी जगह से नहीं हुई है, हमारा ग्रेजुएशन अच्छी जगह से नहीं हुआ है। ऐसी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फीरियर फील करवाती हैं लोगों को, जो मेरे ख्याल से बहुत गलत है। तो सबसे पहले जो मैंने पहले भी कहा कि सकारात्मक सोच रखिए। किसी भी पृष्ठभूमि से आप आते हो, किसी भी पृष्ठभूमि में आपका ग्रेजुएशन हुआ हो और कैसा भी आपका बैकग्राउंड हो, इस एग्ज़ाम को कोई भी व्यक्ति क्लियर कर सकता है। ऐसा कहीं यूपीएससी के भी रूल बुक में नहीं लिखा है कि आपका ग्रेजुएशन यहाँ से होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड ये होना चाहिए। तो ये एक ऐसी एग्ज़ाम है जो सबको इक्वल प्लेटफॉर्म देती है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपके रिसोर्सेज कम है तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन नया युग ये है कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है नया, उसने आसानी ये कर दी है कि सब चीज़ वन क्लिक पे अवेलेबल है। मोबाइल आज मेरे ख्याल से हर युवा के पास है, अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो उनके हाथ में है। तो आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हों, आप अगर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या आप कोई अगर किताब नहीं पढ़ सकते तो किताब आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल सकती है, आपको लेक्चर्स ऑनलाइन मिल सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बढ़िया से बढ़िया रिसोर्सेज आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। तो हर चीज़ की पहुंच आज गांव तक भी हो गई है। और एक ना केवल रिसोर्सेज, बल्कि आपको अगर जैसे कोई गाइडेंस चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, तो आपको अनेक वीडियोस यूट्यूब पे बने हुए हैं और अनेक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे नए टॉपर्स या पहले के भी लोग काफ़ी आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। तो आपको बस ये करना है कि जितने भी कम रिसोर्सेज हैं आपको उनका बेहतर यूज़ करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उस पर ध्यान दें, और अगर रिसोर्सेज कम है तो डेफिनेटली ये चैलेंज तो आपको फेस करना होगा, लेकिन अगर आप इसको फेस करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानकी जी से यही कामना करूंगा कि आपके मन में जो आगे के लिए अभिलाषा है वो उनकी पूर्ति करें, आशीर्वादित करें, और आप निश्चित रूप से हमारे समाज के, हमारे देश के गौरव हैं, और यही भाव लेके आप अपने पथ पर अग्रसरित होते रहें। यही हमारी शुभकामना आपकी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। ये थे प्रदीप कुमार सिंह। और निश्चित रूप से अगर एक योद्धा अगर देखा जाए तो इस व्यक्तित्व में आप उस योद्धा को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि गिरना जो है ना, गिरना किसी चीज़ का अंत नहीं होता है। आप गिर के उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, और दौड़ के पुनः उस बाधा को आप पार कर सकते हैं, और पुनः एक बार फिर से अपने आप को स्थापित करके, सत्यापित करके 93वां रैंक से पुनः 26वां रैंक लाकर स्वयं को प्रदीप कुमार सिंह के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यही कहानी है, यही हकीकत है इस ओजवान, इस ऊर्जावान और इस सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत इस व्यक्तित्व का। सहयोगी राजीव चौधरी के साथ ललित नारायण झा, MM 24x7, दिल्ली।